आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा एडिटोरियल आया है, तो मैंने सोचा कि इस पे लेक्चर बना दूं कि इस बार की बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये लीडर्स हैं, फ्रंट फुट पे रहते हैं, तो कितने ज़्यादा अलग हैं। देखिए, बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो एक शानदार प्रधानमंत्री थे, वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया एवर हैड। उनके पास ये कला थी कि वो सारे के सारे पार्टीज को, सबसे बड़ा गठबंधन उन्होंने बनाया था, 14 से ऊपर बड़ी पार्टीज को साथ में लेके चलते थे और कोई कुछ नहीं बोलता था, है ना। ये उनके पास कला थी। लेकिन इस बार की बीजेपी बहुत अलग है। कई बार बीजेपी पे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह पे ये आरोप लगते हैं कि भाई अब ये इन्हीं की ही पार्टी हो गई है। अरुण शौरी जो कि बहुत बड़े नेता थे बीजेपी, वो कहते थे ना 2 and half, कि मतलब यहाँ पे नरेंद्र मोदी, देन अमित शाह, देन अरुण जेटली, तो यही लोग मिलके पार्टी चला रहे हैं। फिर उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, मनोहर जोशी, बहुत जो सीनियर लीडर्स हैं उनको किनारे करने का आरोप लगता है। लेकिन स्टिल हम देखते हैं कि बीजेपी जीतती है, लोग बीजेपी को भर भर के वोट देते हैं। तो ये किताब लिखी है बेसिकली भूपेंद्र यादव, ईला पटनायक ने, राइज ऑफ बीजेपी। तो वो किताब के मसले पे उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया। तो भूपेंद्र यादव, ईला पटनायक तो एक इकोनॉमिस्ट हैं, भूपेंद्र यादव तो मिनिस्ट्री लेबर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल लेबर हैं, मतलब मिनिस्टर हैं, वो मंत्री हैं। तो उन्होंने काफी सवालों के जवाब दिए। फिलहाल हम इतिहास जानेंगे, ठीक है ना, कैसे बीजेपी का उदय हुआ और इस बार की बीजेपी कैसे अलग है। देखिए, ये पॉलिटिकल लेक्चर है। पर्सनली मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, बहुत ही न्यूट्रल तरीके से मैं लेक्चर्स करता हूँ। सारे के सारे लीडर्स पे मैंने बायोग्राफी की हुई है, आप जाके देख लीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत हो, फालतू कमेंट्स एकदम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, और ज़्यादा उल्टा सीधा बोलोगे तो कमेंट ऑफ कर देंगे, ठीक है ना। नहीं सुनना है तो मत सुनो, ओके, आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन सुनने के बाद ये बकवास नहीं मुझे चाहिए कि ये क्या कर रहे हो सर, ये क्या, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, यूपीएससी के शानदार कोर्सेस हमारे आते हैं और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो ये लाइव सेशन है, लाइव डाउट सेशन आपको मिलेंगे। प्रीलिम्स ओरिएंटेड सवाल को कैसे हैंडल किया जाता है वो सब हम आपको बताएंगे। आंसर राइटिंग सेशंस आपको मिलेंगे। आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है, नहीं तो हमारा ऐप डाउनलोड करिए। तो भारत पे चलते हैं हम। ये है हमारा भारत, मेरा भारत महान। देखिए, अगर बीजेपी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी, तो इसकी शुरुआत भारतीय जनसंघ से हुई थी। जवाहरलाल नेहरू अब तक सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। मैं आपको पूरा एक हिस्ट्री बता रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्या बोला है। 1940 नहीं, पहले इलेक्शन तो 1952 में हुए थे। 1952 से लेकर 1964 तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, लगातार 3 कार्यकाल तक। ये कांग्रेस का एरा था और नेहरू ने कमाल का काम किया। इतना शानदार, मतलब भारत के बेहतरीन प्रधानमंत्री थे वो, सबसे शानदार काम रहा है उनका। उन्होंने भारत को बनाया है। वल्लभ भाई पटेल ने तो भारत को इंटीग्रेट कर दिया, लेकिन उसके बाद स्टेट को रीऑर्गेनाइज नेहरू ने किया। आईआईटी से लेकर, आईआईएम से लेकर, स्पेस प्रोग्राम से लेकर एटॉमिक एनर्जी तक, डैम्स तक, सारे का सारा 5 ईयर प्लान्स, विजन नेहरू। लेकिन इसी दौरान नेहरू की कुछ गलतियां भी थी। 1962 वॉर हम जीत सकते थे लेकिन नहीं जीते। वी.के. कृष्ण मेनन उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे, बहुत सारी चीजें थी, तो वो हम वॉर हारे। लेकिन दोस्तों 52, 57, 62 तक ये 350 से ऊपर सीट मिली थी कांग्रेस को और 45% वोट शेयर था। तो मतलब कांग्रेस डोमिनेटेड एरा था। इसी दौरान जब नेहरू की पहली कैबिनेट इतनी शानदार थी, इतनी बेहतरीन पहली कैबिनेट थी कि उन्होंने विपक्षियों को भी अपनी कैबिनेट में इंक्लूड किया। उसमें थे एक श्याम प्रसाद मुखर्जी, और श्याम प्रसाद मुखर्जी वॉज द फर्स्ट टू रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट। आजाद भारत में सबसे पहले थे वो जिन्होंने नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दिया और उन्होंने भारतीय जनसंघ बनाया। और भारतीय जनसंघ बाद में जाके बीजेपी बनी। कहानी आगे बढ़ती है, इंदिरा गांधी आती है। अब जब इंदिरा गांधी आई तो तब भी कांग्रेस, भाई देखो, कांग्रेस ने तो राज्यों में जीत हासिल की ही, लेकिन 1967, 1964 में यहां पे जवाहरलाल नेहरू की डेथ होती है, लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, उनकी भी डेथ हो जाती है, इंदिरा गांधी आती है। 1967 में जब इलेक्शंस होते हैं तो पहली बार कांग्रेस 9 राज्यों में अपनी सरकार खो देती है। अभी तक राज्यों में भी सरकार थी कांग्रेस की, केंद्र में भी, लेकिन अब राज्यों में बैंड बजी।
1972 इलेक्शंस होते हैं, 71 इलेक्शंस होते हैं, उसमें भी कांग्रेस चुन के आती है, लेकिन दिक्कतें ज्यादा हैं। 1977 में, 1977 में, क्योंकि 1975 से 77 तक इमरजेंसी लगाई गई थी, और 1977 में पहली बार जनता पार्टी आती है, नॉन कांग्रेस, गैर कांग्रेसी सरकार, मोरारजी देसाई बनते हैं प्रधानमंत्री, 3 साल तक रहती है। 1980, अब देखिए यहां पे बीजेपी का राइज देखिए आप, ठीक है ना भाई। देखो उस समय क्या था कि जब कांग्रेस चुन के आई, तो पहली चीज, कांग्रेस नहीं, सॉरी, जब जनता पार्टी चुन के आई, बहुत जबरदस्त वोट मिले थे, 350 से ऊपर। जयप्रकाश नारायण ने गजब का काम किया था, पूरा जेपी के ऊपर, जो जेपी मूवमेंट था, उनकी वजह से जनता पार्टी आई। 1977 से लेकर 80 तक रही, लेकिन 1979 में पार्टी स्प्लिट हो गई। क्यों? क्योंकि ये पार्टी समूह थी सारी पार्टियों की, तो हर किसी को प्रधानमंत्री बनना था। जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह की बीएलडी ने अपना सपोर्ट खींच लिया, सरकार गिर गई। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उस समय फॉरेन मिनिस्टर थे, लाल कृष्ण आडवाणी टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है ना। तो ये समझिए कि उस समय बीजेपी का उदय हुआ, भारतीय जनसंघ बना भारतीय जनता पार्टी, आप समझ रहे हो। अब देखिए जब 1984 के इलेक्शंस हुए, बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली, सिर्फ 8% वोट मिले भारत के, सिर्फ और सिर्फ 8%। राजीव गांधी तुष्टीकरण के पेंडुलम पे सवार हो गए, जो कभी मुस्लिमों की तरफ जाता था, कभी हिंदुओं की तरफ जाता था, है ना। राजीव गांधी बहुत ही यंग डायनेमिक लीडर थे। भारत में मोबाइल, कंप्यूटर, एजुकेशन पॉलिसी, वो सब राजीव गांधी लेके आए, बहुत ही गजब का टेन्योर था। लेकिन 4 बहुत बड़ी गलतियां थी राजीव गांधी की। सबसे पहली गलती क्या थी? शाह बानो केस। दूसरी गलती यही, राम जन्मभूमि का दरवाजा खुलवाना। शाह बानो केस में उन्होंने फैसला पलटवा दिया जाके संसद में, और उसके बाद फिर राम जन्मभूमि का उन्होंने ताला खुलवा दिया। जब उनको लगा कि वो मुस्लिमों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो उन्होंने हिंदुओं की तरफ रुख किया। और जब राम जन्मभूमि, जब बाबरी मस्जिद, ये पूरा बंद था, कोर्ट केस चल रहा था, यहां का जब ताला खुलता है, बीजेपी का राइज शुरू हो गया। यहीं से ही बीजेपी ने फिर एक के बाद एक रथ यात्राएं करनी शुरू कर दी। आलम यह था दोस्तों कि जो अगले इलेक्शंस हुए, यही वोटिंग प्रतिशत 8% से 38% हो गया। बीजेपी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी हो गई, 2 सीटों से सीधा 86 पे जंप मारी, ठीक है। उसके बाद बीजेपी नेवर लुक्ड बैक। बाबरी मस्जिद का जो इंसिडेंट था 1992, उसके बाद फिर जो ये पूरा विवाद चला, इसने बीजेपी को और ज्यादा बल दिया। राम मुद्दे पर बीजेपी सत्ता में आई पहली बार 1996, अटल बिहारी की 13 दिन की सरकार, जब उन्होंने कितनी शानदार बात बोली थी कि सरकारें आएंगी जाएंगी, गिरेंगी टूटेंगी, लेकिन ये देश बचे रहना चाहिए, ये देश सबसे ऊपर है। और 13 दिन के 1.5 घंटे का भाषण आप जरूर देखिएगा। 2 साल तक, मतलब 1996 में तो गिर गई, फिर 2 साल तक कोलिशन सरकार रही, लेकिन अल्टीमेटली 1998 में 150 सीटों से ऊपर बीजेपी ने जीती, और अगेन गठजोड़ करके कोलिशन सरकार बनाई, जो कि 2004 तक चलती है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। अब जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, उसी समय नरेंद्र मोदी जो थे वो गुजरात में बहुत ज्यादा एक्टिव थे, और नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने और 2014 तक रहे, काफी समय तक रहे। जब उनको फिर हम ये देखते हैं कि 2004 में फिर कांग्रेस आई, 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह, अगेन मनमोहन सिंह एक बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर थे, शानदार इकोनॉमिस्ट, उन्होंने भारत के लिए इतना कुछ किया है। लेकिन वही है ना कि एजुकेटेड लोग थोड़े कम बोलते हैं, वो काम में ज्यादा विश्वास करते हैं, तो उनके टेन्योर को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, बट बहुत ही जबरदस्त पॉलिटिशियन थे वो। तो 2014 में जब इलेक्शंस होते हैं, बीजेपी सत्ता में आती है। अब देखिए ये कैसे आई, कैसे हुआ, ये सब तो आपको पता ही है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना। अन्ना हजारे का वो मूवमेंट, तेल के दाम बहुत तेजी से ऊपर जा रहे थे, अब तो और ज्यादा तेजी से जा रहे हैं, तो उस समय बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। उसके बाद फिर जो अटैक्स, हालांकि जब से एनआईए बने तब से तो अटैक्स बंद हो गए, और जो विपक्ष, बीजेपी बहुत ही तगड़ा ऑपोजिशन थी, बहुत ही, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद बहुत तगड़ा बोलते थे, स्पेशली सुषमा स्वराज तो बगिया उधेड़ देती थी। 2014 में हम ये देखते हैं कि बीजेपी पावर में आती है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाता है, ठीक है, कि यही प्रधानमंत्री होंगे, उन्हीं के इर्द गिर्द कैंपेनिंग होती है।
क्या आपको पता है कि सुषमा स्वराज एग्री नहीं थी इस बात पे? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और काफी लोगों के मतभेद थे कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहिए। राजनाथ सिंह ने फिर उसके बाद समझौता किया, राजनाथ सिंह ने फिर मतलब सबने हामी भरी, तो फिर नरेंद्र मोदी को आगे रखा गया और नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में चुनाव लड़े गए 2014 में। और उसके बाद बहुत वक्त बाद 1984 के बाद कोई सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ आई। ठीक है, बीजेपी को पूरी बहुमत मिली। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव को भी मिली थी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी मिली थी। उसके बाद 1996 के बाद सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई। अब कुछ ही वक्त बाद अमित शाह को पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया गया, पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया गया 2014 से लेकर। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी। धीमे धीमे हम ये देखते हैं कि बीजेपी में खाली यही दो नेता दिख रहे हैं, और अभी भी आप देखेंगे तो इन्हीं दो नेताओं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर, और योगी आदित्यनाथ, इन्हीं तीनों नेताओं के बीच इर्द गिर्द ही बात चलती है। तो एक तरीके से बीजेपी को पूरा ओवरशैडो कर लिया गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी यहां पे, जब भूपेंद्र यादव से पूछा गया कि ये कैसे अलग है, तो यहां पे वो बोलते कि भाई देखो हमने काफी कंस्ट्रक्टिव काम किए। देखिए ये बिल्कुल सही बात है, जो पार्टी गलत कर रही है और अच्छा कर रही है, दोनों का ही कंपैरिजन करना चाहिए। यकीनन डीमोनेटाइजेशन से ये इट वाज अ डिजास्टर। इससे बेकार डिसीजन कोई सरकार, मतलब बहुत बेकार डिसीजन था डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, भारत जैसे देश में इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए थी, डिजास्टर साबित हुआ, बहुत दिक्कतें हुई। लेकिन काफी स्कीम्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, फेम स्कीम, उड़ान, बहुत सारी स्कीम एक के बाद एक जो कि सोशलिस्ट थी वो लागू की गई नरेंद्र मोदी के समय में। नरेंद्र मोदी और के समय में बात यह थी कि ना कि उनके पास बहुमत थी और सरकारों में भी उनकी सरकार आ गई। जैसे 2017 में यूपी इलेक्शंस हुए तो यूपी में बीजेपी की सरकार। तो कहते हैं ना कि वो डबल इंजन की सरकार, जब डबल इंजन की सरकार होती है ना तो काफी ज्यादा केंद्र में और राज्य में अगर सेम गवर्नमेंट है बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन होता है ना। तो ये चीज थी। फिर अमित शाह प्रेसिडेंट बने। अब अमित शाह भाई, उनको होम मिनिस्टर बना दिया गया, पहले पार्टी के अध्यक्ष फिर होम मिनिस्टर। इसी दौरान यह आरोप लगा कि जो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के उनको एकदम किनारे कर दिया गया। अब जब अमित शाह यहां पे मिनिस्टर बनते हैं तो एक तरफ तो हमें देखते हैं कि काफी सोशलिस्ट स्कीम लागू की जा रही हैं, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि दंगे हो रहे हैं देश में, यूएपीए आ रहा है, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें। लेकिन फिर भी बीजेपी जीती। क्यों? एक तो 370 का जो मुद्दा था और जो राम जन्मभूमि, ये बहुत टाइम से चला आ रहा था। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में साफ बोला था कि वो 370 पे कुछ करेंगे और राम जन्मभूमि में भी कुछ करेंगे। राम जन्मभूमि का फैसला आ गया, ये बहुत बड़ा एडवांटेज था, बहुत बड़ा। देन सर्जिकल स्ट्राइक, देखिए सोशलिस्ट स्कीम्स तो चली रही हैं, बीजेपी ने बहुत सारी ढेरों स्कीम्स जो हैं वो लेके आए। कुछ बहुत सक्सेसफुल रही, आयुष्मान भारत आया, कुछ इन फेजेस में और कुछ बहुत बड़ी डिजास्टर रही। लेकिन कुछ भी करिए, मंशा तो अच्छी ही थी कि भाई हर किसी को स्कीम्स का फायदा मिले। तो अब यहां पे 370, राम जन्मभूमि, देन सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब जो राष्ट्रवादी मुद्दे थे कहीं ना कहीं वो हावी रहे। और एक बहुत बड़ा यहां पे बीजेपी की भाई जो ये पॉलिटिकल मशीनरी है, ठीक है, वो बहुत जबरदस्त है। अमित शाह का जो दिमाग है पॉलिटिकल, वो बहुत तेज चलता है। हालांकि देखिए दिमाग का यहां पे पब्लिक पे परसेप्शन बनाया गया। एक तो विपक्ष बहुत कमजोर था, अगर ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग होता तो यकीनन कड़ी टक्कर होती, लेकिन विपक्ष दोस्तों इतना ज्यादा कमजोर था कि ये पर्सपेक्टिव बन गया कि, और आज भी, कि बीजेपी को अगर वोट नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे, कौन है अल्टरनेटिव। हालांकि बहुत लोग हैं अगर आप इर्द गिर्द देखोगे, लेकिन इस तरीके की कैंपेनिंग की गई कि भाई कौन है, आप बता दो किसको वोट दोगे। तो आधे लोगों ने तो उस चक्कर में वोट दे दिया कि भाई कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहां पे भूपेंद्र यादव से यह सवाल पूछा जाता है कि जब से बीजेपी आई है, स्पेशली 2019 के बाद से बहुत दंगे हुए हैं, फिर उसके बाद प्रोटेस्ट हुए हैं, लगातार प्रोटेस्ट चलते जा रहे हैं, माइनॉरिटीज के हकों को छीना जा रहा है। तो भूपेंद्र यादव जवाब देते हैं कि देखिए माइनॉरिटीज के हकों को आज से नहीं,
हम पहली बात ऐसा नहीं करें। दूसरी चीज ये है कि ये बहुत समय से चलता आ रहा है। आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, तो प्रॉब्लम्स ये आज की नहीं है, ये बहुत पहले की हैं। लेकिन एक तरफ तो हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, अब जैसे बीजेपी का बड़ा सॉफ्ट एटीट्यूड रहता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हालांकि नरेंद्र मोदी ने पब्लिकली ये निंदा की है कि जैसे कुछ लोग गोडसे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बीजेपी के अंदर ही, और कुछ लोग ऐसे बहुत हिंदुत्व हिंदुत्व की बात, तो खुद ही बोला है यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने कि भाई देखो, महात्मा गांधी के रास्ते पे चलना है, और गोडसे की जो पूजा करते मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। तो एक तरफ तो हिंदुत्व की छवि, दूसरी तरफ यहाँ पे भाई बहुत प्रोग्रेसिव काम, साइंटिफिक क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन बिल, इसरो, डीआरडीओ, आत्मनिर्भरता। तो ये बैलेंसिंग एक्ट जो है ये यहां पे किया जाता है। अमित शाह एक थोड़े से स्ट्रिक्ट तरीके से आगे बढ़ते हैं। अमित शाह का जो रुख है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन वहीं नरेंद्र मोदी का रुख देखेंगे तो बहुत ज्यादा नरम है ना। वो एकदम शांत रह के चीजों को करते हैं, अमित शाह फ्रंट पे। तो ये एक तरीके से बैलेंस आउट करता है, ये बैलेंस करता, प्रॉपर बैलेंस बनाता है। तो ये पब्लिक को बड़ा। उसके बाद फिर एक ये भी चीज है कि नरेंद्र मोदी रहते हैं शांत, जैसा कि मैंने बताया ना कि, और पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिशन है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर जब चढ़ जाता है तो फिर उनको विक्टिम कार्ड, ऐसे इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। इंदिरा गांधी, मैं आपको बताता हूँ, इंदिरा गांधी जब 1977 में जनता पार्टी आई थी तो इंदिरा गांधी के ऊपर शाह कमीशन बैठा दिया गया, तो जो भी इमरजेंसी में एट्रोसिटीज हुई थी वो जांच शुरू हुई। तो अब इंदिरा गांधी, सारी की सारी ऑपोजिशन पार्टी जो है वो इंदिरा गांधी के ऊपर चढ़ गई, बोला कि आप इसको तो छोड़ेंगे नहीं। यही विक्टिमाइजेशन हो गया, एक बंदे के ऊपर हर पीछे पड़ गया है, उससे ना उल्टा हो गया, इंदिरा गांधी हीरो बन गई रातों रात। ये हिसाब किताब रहा 1980 में, डिस्पाइट इमरजेंसी, बल्कि बहुत ऐसी चीजें थी जो इंदिरा गांधी ने गलत की थी, उसके बावजूद 1980 में धूमधाम से कांग्रेस की सरकार आई। यही नरेंद्र मोदी के साथ हो रहा है। नरेंद्र मोदी बिल्कुल शांत रहते, किसी को नहीं बोलते हैं, कुछ चुपचाप रहते हैं, अपना काम करते हैं। और इसी वजह से होता क्या है कि वो विक्टिम कार्ड, विक्टिमाइजेशन नरेंद्र मोदी होता है कि मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इन पे हमला कर रही हैं और ये इंसान चुप बैठा है, वाह क्या बात है, वोट ही नहीं को दो। ये भी एक माइंडसेट में रहता है। तो यही बोला जाता है कि इनसे यही पूछा गया कि इतने ज्यादा प्रोटेस्ट, एक तरफ आप देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये हो रहा है, और फिर फार्म लॉस प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं। तो ये दो चीजें बीजेपी के अंदर चल रही है। पहले एकदम यूनिफाइड था कि भाई बनाना है तो भारत को बनाना है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये चीजें हो रही हैं। कहने का सवाल यही है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये एक बैलेंसिंग एनवायरनमेंट बीजेपी में क्रिएट करते हैं। हालांकि आपको बता दो कि इसमें यह है कि भाई चलती दोनों की ही है, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी बोला जाता है कि एक बहुत ही ज्यादा सख्त रहता है और एक बहुत ही ज्यादा नरम रहता है। एक तरफ वही चीज है कि एक्सट्रीमिस्ट बातें होती हैं, और ऑन द अदर हैंड कि आगे बढ़ाना है, रॉकेट्स लॉन्च करने हैं, क्रिप्टो करेंसी पे हमको आगे जाना है, ये सब साइंटिफिक टेम्परामेंट लाना है, ये सब बातें होती हैं। लेकिन अल्टीमेटली यहां पे जो पावर है वो जनता के ही पास है। जब तक इलेक्शंस होंगे तब तक पावर जनता के पास होंगी, और भारत एक डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में तो वोटिंग सबसे बड़ा राइट होता है, सबसे बड़ी आपकी ताकत होती है। तो जब तक वोट पड़ेंगे तब तक चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये सबको पता है कभी भी पासा पलट सकता है। तो अब 2024 में इलेक्शंस है, लेकिन अभी जो यूपी में इलेक्शंस हो रहे हैं 2022 में, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि यूपी के इलेक्शंस और केंद्र के इलेक्शन बहुत अलग है ना। यूपी के इलेक्शन काफी अलग है और केंद्र के इलेक्शन बहुत अलग होंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे, हालांकि अभी 5 राज्यों में इलेक्शन है, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। तो जब तक लोगों के पास पावर है वो किसी भी सरकार को बदल सकती है, ठीक है। तो ये लेक्चर था दोस्तों, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल है। आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।